आज के एपिसोड में हम देखेंगे पीटी रीडिंग का फिल इन द ब्लैंक्स। आज के मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 5 एग्जांपल। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो वर्ड हम तो कंफर्म है वो तो हमारा होता ही होता है। ठीक है, वो तो हमारा ठीक हो जाता है। जहाँ पे गेस करना है या कंफ्यूज है तो उस गेस और कंफ्यूज के लिए, कंफ्यूज वर्ड्स के लिए हम क्या रास्ता ढूंढ सकते हैं, अपने पास तरकीब क्या है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको सेंटेंस के ऊपर तो नज़र डालनी पड़ेगी एक बार। ठीक है, अगर आप सेंटेंस के ऊपर नज़र डालोगे या स्टार्टिंग पे ही नज़र डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है और उस टॉपिक से रिलेटेड हमें कीवर्ड्स क्या क्या होना चाहिए, जो हम वोकैब्स कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर कीवर्ड्स उस सेंटेंस के अंदर मिल जाएगा, देखो सेंटेंस पूरा समझ में आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सेंटेंस पूरा समझ में नहीं आ रहा है फिर भी गेस करने का तरीका है, तो हम किस तरह से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हम देखेंगे इस एपिसोड में। ठीक है, तो पहला लाइन क्या दिया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने पहले इसको पॉज करके आप अपने तरफ से सॉल्व करो, फिर एक्सप्लेनेशन को देखना है। ठीक है, यहाँ पे पहला लाइन क्या दिया हुआ है, द अनट्रेन्ड डाइनर मे नॉट, आगे डैश द nuances ऑफ हाउ इज शेफ आर्टफुली बैलेंसेस फ्लेवर इन ए डिश। हमारे पास वर्ड्स क्या क्या है, एम्ब्रेस, एलिवेट, क्रिटिसाइज, रेगुलेट, विटनेस, ग्रास्प, कॉन्ट्रास्ट और पैटर्न। ठीक है, वर्ड्स ये हैं। अब हम पहले लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो ये किसके बारे में बात हो रही है कि अनट्रेन्ड डाइनर, जो डाइनर यहाँ पे कौन है, जो खाना खाने वाला है। ठीक है, या जो खाना खाने जाता है होटल में या कहीं पे भी जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेफ की बात हुई है, शेफ नॉर्मली होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, कि मे नॉट कह रहा है, मे नॉट शायद नहीं। ठीक है, नॉनसेंस के मीनिंग नहीं पता, अब इसको लेके आपने दिमाग में जो नहीं डालना कि नॉनसेंस मीनिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, गेस वर्क हो सकता है। ठीक है, आगे का अगर देखोगे तो इसमें कुछ हमें मीनिंग पता चल रहा है कि कैसे, हाउ, कैसे एक शेफ आर्टफुली यानी कि अपना कुशलता के साथ बैलेंस कर रहा है। क्या बैलेंस कर रहा है, फ्लेवर्स, किसमें, एक खाने में। ठीक है, यानी कि वो जो मसाला यूज कर रहा है या जो भी उसने रेसिपीज को यूज कर रहा है, आर्टफुली कैसे उसको यूज कर रहा है, मे नॉट शायद नहीं, किसको, अनट्रेन्ड डाइनर को पता नहीं चल रहा है, दैट मीन्स वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इसको नॉनसेंस छोड़ दो, नॉनसेंस का एक्चुअल मीनिंग हम देखेंगे तो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, अगर यहाँ से मुझे गेस वर्क क्या मिल रहा है कि भाई मे नॉट शायद नहीं पकड़ पा रहा है, जो ये बैलेंस कर रहा है, जो फ्लेवर्स को ये बैलेंस कर रहा है, ये फ्लेवर्स को जो मिक्स कर रहा है। ठीक है, पकड़ नहीं पर, पकड़ने के लिए अगर मेरे पास वर्ड में देखूंगा उसका मिलता जुलता वर्ड मुझे क्या मिल रहा है, ग्रास्प। सो द फर्स्ट आंसर इज ग्रास्प। मैं यहाँ पे क्या लूंगा, ग्रास्प को लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब नॉनसेंस का मीनिंग आ जाओ। नॉनसेंस मतलब क्या है, बारीकियां। ठीक है ना, जो आर्ट ऑफ फ्लेवर को जो मिक्स करने की बारीकियां, मसालों का जो मिक्स करने की बारीकियां हैं, नॉनसेंस उसका, नुएंसेस उसका मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहा है, विच कैन डैश सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ ए सिंपल कंफर्ट फूड। कह रहे हैं जो हम घर में सिंपल कंफर्ट फूड खाते हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंटली फ्रॉम, इससे अलग है। इससे अलग है मतलब क्या है, मतलब कुछ इस तरह से ये कंपेयर, एक तरह से कंपेयर कर रहा है, जब हम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो सिंपल कंफर्ट फूड खा रहे हैं उससे ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा वर्ड आना चाहिए इस जगह पे, किस टाइप का वर्ड आएगा, कंपेयरिंग वर्ड है। कंपेयरिंग वर्ड में हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रास्ट। सो दिस विल बी द सेकंड आंसर। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्ट्रास्ट। कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, अलग कैसे हो रहा है, घर में जो खाना बनता है और होटल के जो खाने में जो डिफरेंस है वो कॉन्ट्रास्ट कैसे है। ठीक है, उसके बाद अगला एक्कम्प्लिश्ड शेफ्स, मतलब क्या है, जो एक्सपीरियंसड है, जो ऑलरेडी उस लाइन में, इस फील्ड में वो माहिर है। ठीक है, एक्सपीरियंसड है। ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर क्राफ्ट, उनको पता है कि जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ फ्लेवर्स, ये जो काम कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत पेचीदे काम है, उसको वो अच्छी तरह समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसको। ठीक है, दे टेस्ट एंड ट्विक देयर रेसिपीज, वो क्या करते हैं, अपने जो रेसिपीज वो बनाते हैं, जो वो खाना बनाते हैं, ठीक है ना, उसको वो क्या करते हैं, टेस्ट और ट्विक। ट्विक मतलब क्या है, उसमें हल्का फुल्का फेर बदल जो करना है। ठीक है, किसमें ज़्यादा डालना है, किसमें कम डालना है, किसको किस आइटम को ज़्यादा करना है। ठीक, यानी कि उसको ये करना, एक तरह से बैलेंस करना। ठीक है, रेसिपीज टू डैश द डाइनिंग एक्सपीरियंस। देखो द डाइनिंग एक्सपीरियंस यानी कि खाना खाने का एक्सपीरियंस, टू मीन्स क्या, करने के लिए। ठीक है, किसके लिए, डाइनिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या होगा, वो टेस्ट एंड ट्विक क्यों कर रहे हैं, ताकि बढ़िया से बढ़िया टेस्ट बने, यानी कि टेस्ट में बढ़ोतरी हो। ठीक है, बढ़ना,
बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो उससे मिलता जुलता वर्ड क्या मिलेगा, एम्ब्रेस नहीं है, एलिवेट, एलिवेट हो सकता है, एलिवेट बढ़ाना, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस फिलअप, ठीक है। देर, अब किसके लिए बढ़ाएंगे, डायनर का एक्सपीरियंस, डायनर कौन है, उनका ग्राहक है, उनका कस्टमर है, उनका जो लोग आते हैं वहाँ पे वो लोग हैं, तो यानी कि लोगों से मिलता जुलता वर्ड मिलना चाहिए। अब लोगों से मिलता जुलता वर्ड मतलब क्या हो सकता है, कस्टमर हो गया या ग्राहक यानी कि विजिटर्स हो गए या ऑडियंस हो गया, इस तरह से कोई वर्ड यहाँ पे है, इस तरह से वर्ड नहीं है। ये इनसे ना मैच कर रहा है उस मीनिंग से, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, रह गया कौन, पैटर्न। आपको इसका मीनिंग पता हो ना हो, आपको यही लेना पड़ेगा। सो द फाइनल आंसर विल बी पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए वो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किसके लिए, ऑफ देयर पैटर्न्स, यानी कि उनके ग्राहकों के लिए, ठीक है। ग्राहकों को दुनिया, दूसरा जो हम वर्ड अगर देख सकते हैं तो पैटर्न भी ग्राहक के हिसाब से बन सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दे रहा है, देखो, एलिजाबेथ होम्स इज द सीईओ ऑफ थेरानोस, ये सीईओ है, कौन है, एलिजाबेथ, ठीक है, ये सीईओ है। ए ब्लड टेस्टिंग स्टार्टअप कह रहा है, स्टार्टअप शुरुआत हुआ है, ठीक है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ब्लड टेस्टिंग स्टार्टअप, कोई कंपनी होगा, कोई ये भी होगा, कहाँ पे है, पालो अल्टो में है, ठीक है, ये है, इसका जगह भी बताया हुआ है, ठीक है। यानी कहाँ पे है ये जो स्टार्टअप है, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे, दैट मीन्स इन पालो अल्टो, यानी कि अब उसमें कहाँ पे है, ठीक है, किस जगह पे है, उससे रिलेटेड वर्ड हम ढूंढेंगे। रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब रिटायर होना नौकरी से, थ्रू किसी के जरिए, बेस्ड, बेस्ड, यस हम कहते हैं ना, एयर बेस कहाँ पे है, इस जगह पे बेस्ड है, ठीक है। आप कहाँ रहते हो, आई एम बेस्ड इन सिरसा और माई ऑफिस इज बेस्ड इन दिल्ली, ठीक है। सो बेस्ड इज द राइट वर्ड फॉर दिस फिलअप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, बेस आएगा, ठीक है, बेस्ड हो गया। जब एंटरप्रेन्योरल जर्नी बिगन, वो कह रहा है कि इसका जो जर्नी था एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस वाला लाइनअप, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जर्नी बिगन व्हेन शी, जब वो आउट ऑफ कॉलेज इन हर सोफोमोर ईयर टू स्टार्ट हर ओन कंपनी, उसने अपने ओन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आउट ऑफ कॉलेज हो गया, ठीक है। पहले एक बार, अगर सोफोमोर का मीनिंग नहीं पता, एक बार इसको छोड़ो, ठीक है, इसको एक बार छोड़ो, ठीक है। जर्नी बिगन व्हेन शी आउट ऑफ कॉलेज टू स्टार्ट हर ओन, दैट मीन्स आउट ऑफ कॉलेज मीन्स क्या है, या तो पास आउट होके गई या पास होने से पहले कॉलेज छोड़ के चली गई, ठीक है। यहाँ पे पासिंग का तो कोई बात नहीं हो रहा है, तो सोफोमोर का मीनिंग भी ना भी पता हो तो भी क्या है, ये बीच कॉलेज से निकल गई। बीच कॉलेज से निकल गई मतलब हम क्या कहते हैं, बीच कॉलेज छोड़ना मतलब क्या है, ड्रॉप आउट, हम कहते हैं ड्रॉप आउट, शी ड्रॉप्ड आउट, ठीक है। दिस विल बी द सेकंड गेस, ठीक है। अब सोफोमोर मतलब क्या है, जो सेकंड ईयर, सोफोमोर को हम कहते हैं, इसका मीनिंग है कि जो सेकंड ईयर कॉलेज या स्कूल या जो भी हो, जो सेकंड ईयर में पढ़ता है उसको कहते हैं सोफोमोर ईयर, ठीक है। फोकसिंग ऑन सिंप्लीफाइंग ब्लड टेस्ट फॉर कंज्यूमर्स, किस पे उसने बिजनेस क्यों छोड़ा, उसने फोकस करने के लिए किसके ऊपर, सिंप्लीफाइंग ब्लड टेस्ट फॉर कंज्यूमर्स। उसका विजन क्या था, टू रिवोल्यूशनाइज डायग्नोस्टिक हेल्थ टेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे तो टू रिवोल्यूशनाइज डायग्नोस्टिक हेल्थ टेस्टिंग डैश इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब जो क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी, यानी कि क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को यूज करके, थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रांतिकारी इनोवेशंस को यूज करके। सो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगले में क्या है, ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड वाइल्ड लाइफ ओवरपास, यहाँ पे क्लियर लिख दिया कि न्यूली है, नया बना हुआ है, बनाया गया, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ ओवरपास, वाइल्ड लाइफ, इसको वर्ड को याद रखो, आगे बाकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे फिलअप है, अपने पास वर्ड्स क्या क्या है, सेगमेंटेड, प्रूवन, बीटन, यार्ड्स, क्रैक्ड, रूट्स, ठीक है। ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड, देखो इसको भी याद रखो, ठीक है। डैश सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग एनिमल व्हीकल कोलाइजन, सक्सेसफुल क्या इसमें हुआ, ये जो बना, इस बनने से क्या हुआ, सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग, कम करने में सक्सेस मिली, किसमें, एनिमल व्हीकल, जो जानवर और गाड़ियों की, कोलाइजन्स मतलब क्या, एक्सीडेंट्स, ठीक है, एक्सीडेंट्स या उसमें इनको कामयाबी मिली, कम करने में कामयाबी मिली, कहाँ पे, बिजी हाईवे में। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड सही बैठेगा आप देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड वाइल्ड लाइफ ओवरपास डैश सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग एनिमल, ठीक है। सो इसमें हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अगर मैं ग्रामेटिकली बोलूँ तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, अब वो ये ग्रामेटिकल अब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा कि ये सक्सेसफुली इन रिड्यूसिंग
इसको करने में ये जो इन्होंने बनाया न्यूली कंस्ट्रक्शन, जो ये जो ओवरपास बनी, ये सॉरी ये प्रूफ हुआ, सक्सेसफुल प्रूफ हुआ रिड्यूसिंग एनिमल व्हीकल कोलिजन्स। तो प्रूफ से मतलब क्या है, ये वाला बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट आंसर, ठीक है। प्रूफ, प्रूवन। द ओवरपास इज, आगे दे रहा है, द ओवरपास इज पार्ट ऑफ ए लार्जर इनिशिएटिव टू क्रिएट सेफ माइग्रेशन, टू क्रिएट सेफ माइग्रेशन। माइग्रेशन किसकी, वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि पहले ये बनने से पहले क्या होता था, इनका एक्सीडेंट ज़्यादा होता था, बनने के बाद एक्सीडेंट कम हुआ। एक्सीडेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि उस रोड पे ये जानवर जो है, जंगली जानवर हैं, ये वाइल्ड लाइफ जो है, ये वहाँ से पास कर रही थी, ठीक है। सो क्रिएट सेफ माइग्रेशन फॉर वाइल्ड लाइफ। फॉर वाइल्ड लाइफ मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ के लिए ये क्या हुआ, उनके लिए अच्छा हुआ, ठीक है ना। सो ये जो अलग बना मतलब क्या है, अलग रूट बना गया, अलग रास्ता दे दिया गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, रूट्स विल बी द राइट वर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद विच ऑल्सो प्रोमोट्स, इसके वजह से क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ को क्या प्रमोट हुआ, किस चीज के प्रमोट मिला, जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय कनेक्टिंग एनिमल पॉपुलेशंस दैट वेरी प्रीवियसली डैश बाय रोड्स। दैट मीन्स क्या है, पहले क्या बनने से पहले अगर मैं इसको इसके साथ लिंक करूं, यहाँ पे मुझे गेस करना है कौन सा वर्ड लगेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पिछला वाला देखना पड़ेगा कि ये बनने से पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कोलाइजन हो रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहा था, हो सकता है सारे के सारे उस रूट में जा नहीं पाते थे, अलग अलग हो जाते थे, ठीक है। लेकिन ये अलग जब बन गया, बनने के बाद क्या हुआ, सारे वाइल्ड लाइफ को एक अलग रूट मिल गया प्रॉपर माइग्रेशन के लिए। जब प्रॉपर माइग्रेशन होगी तो क्या होगा, उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ेगा, ठीक है, बनेगा, कनेक्टिंग एनिमल पॉपुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल पॉपुलेशंस का जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बनने लगा। दैट मीन्स क्या है, इससे पहले क्या थे, वो अलग थे। अलग के लिए वर्ड कौन सा है, सेगमेंटेड, डिफरेंट। अगर सेगमेंटेड मीनिंग नहीं पता आप देखोगे तो हमें क्या, किस टाइप का वर्ड चाहिए, अलग करके रखा था, बीटन अलग नहीं है, यार्ड्स भी अलग नहीं है, क्रैक्ड भी अलग नहीं है, तो बचा कौन, सेगमेंटेड ही बचा है। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा, सेगमेंटेड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वॉज ए पाइवटल पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन की हिस्ट्री में दो एक्सप्लोरेशन हुआ, एक्सप्लोरेशन यानी कि जो नए नए लैंड को एक्सप्लोर किया गया, ठीक है, जो दूर दूर जगह में थे, दूर दूर जगहों पर एक्सप्लोरेशन हुई, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री में एक पाइवटल पीरियड था, पाइवटल मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, हिस्ट्री में, ठीक है। कैसे हुआ ये चीज़, कैसे हुआ, कैसे किया गया, कैसे इसको फुलफिल किया गया, बाय सी फेयरिंग वॉयजेस। सी फेयरिंग वॉयजेस मीन्स समंदर के थ्रू, समंदर के रास्ते में शिप्स को लेके जाना, ठीक है। उससे क्या हुआ, दैट एक्सपेंडेड ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड को एक्सपेंड किया, रूट्स भी बनाया, रूट्स को भी ढूंढा, और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, जो टर्निंग पॉइंट हुआ, ये एक नए युग का शुरुआत हुआ, ठीक है, एक नए युग का जैसे आधारशिला रखा, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, इसको याद किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या क्या है, टर्निंग, परमिटेड, मार्क, प्लेसिंग, कन्वेन, रेफरिंग, एम्बार्क, फोर्सिंग, ठीक है। अब द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वॉज यूज हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो हमें ईडी वाला वर्ड चाहिए। ईडी वाला वर्ड हमारे पास क्या क्या है, परमिटेड, मार्क्ड, कन्वेंड, एम्बार्क्ड। अब इसमें कौन सा वर्ड यहाँ पे गेस होगा, कैसे होगा, शुरुआत, हम यहाँ क्या कहते हैं, इसको एक निशानी की तरह से स्टार्ट हुआ। एंड द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वाज ए पाइवटल पीरियड इन ह्यूमन सोसाइटी। तो एक लैंडमार्क है ये, एक ठीक है ना, एक लैंडमार्क है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। सो दिस में क्या होगा, हमें मार्क विल बी द राइट वर्ड फॉर दिस फिलअप, ठीक है। सो बाई ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे नेविगेटर्स लाइक कोलंबस एंड मैगेलन। नेविगेटर्स कौन होते हैं, किसको हम कहते हैं, जो समंदर में नेविगेट करते हैं, जहाज को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, नई नई जगह को खोज भी करते हैं, ठीक है, जो नेविगेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम यहाँ पे लिया गया। इन्होंने क्या करा, शुरू किया पेरिलियस जर्नीज, ऑन पेरिलियस जर्नीज। पेरिलियस यहाँ पे क्या, डेंजरस रूट्स। पेरिलियस की मीनिंग है डेंजरस। अगर मीनिंग नहीं भी पता तो भी इसको अगर काट भी दोगे तो भी क्या मिलेगा यहाँ पे, नेविगेटर्स लाइक कोलंबस एंड मैगेलन ऑन जर्नीज, स्टार्ट किया, स्टार्ट ऑन जर्नीज और स्टार्ट देयर जर्नीज, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करने का या शुरू करने के लिए कौन सा मिलता जुलता वर्ड अपने पास है, अपने पास टर्निंग तो नहीं होगा, स्टार्ट करने के लिए टर्निंग नहीं बनेगा, परमिटेड भी नहीं बनेगा,
प्लेसिंग भी नहीं बनेगा। कन्वेंट मतलब कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, जब पहुंचे नहीं तो कम्युनिकेशन की बात कहाँ आएगी, ठीक है। रेफरिंग भी नहीं आएगा, ठीक है। एम्बार्क्ड विल बी द राइट वर्ड। एम्बार्क्ड में क्या होगा, स्टार्ट करना, एम्बार्क करना, ठीक है। सो द राइट वर्ड इज एम्बार्क्ड ऑन पेरिलियस जर्नीज। करने से क्या हुआ, रीशेपिंग द वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। जो उस टाइम पे लोगों के दिमाग में था कि दुनिया ऐसी होगी, ये उसको चेंज करा उन्होंने, इसको समझा, ज्योग्राफिकल दुनिया की ज्योग्राफी को समझा उन्होंने। और उसके साथ साथ क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यू कनेक्शंस, एस्टेब्लिश्ड न्यू कनेक्शंस हो सकता है बिटवीन डिस्टेंट आइलैंड्स, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड न्यू कनेक्शंस भी हो सकता है, उन्होंने उसको समझा भी और दूसरे नई जगह में पहुंचे और एक कनेक्शंस को एस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे एस्टेब्लिश से जुड़ा हुआ कोई वर्ड है यहाँ पे नहीं है, कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे गेस वर्क कैसे करें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जब ये पहुंचे किसी और देश में, तो वहाँ पे जाके इन्होंने क्या करा, उनके साथ उनका लोगों के साथ मिला होगा। मिलने के बाद इन्होंने क्या करा होगा, उनके साथ अपना जो तालमेल है, जो उनके कल्चर को समझने की कोशिश की होगी, उनसे उनका जो रिलेशन है उस चीज़ को सुदृढ़ करा, स्ट्रॉन्ग करा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से भी हम देखेंगे तो फोर्जिंग इज द राइट वर्ड। जो अगर इसका मीनिंग भी नहीं पता हो, बाकी आप देखोगे तो ये कोई भी उससे मिलता जुलता वर्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली आपका गेस वर्क क्या होना चाहिए, सेकंड थर्ड के लिए यही गेस वर्क आपका होना चाहिए। यहाँ पे आएगा फोर्जिंग, ठीक है। देयरफॉर द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इज कंसिडर्ड एज ए मेजर पॉइंट। अब मेजर और पॉइंट के बीच में क्या है, मेजर पॉइंट पे अगर मैं इसको यहाँ पे हटा भी दूं तो भी कोई ये नहीं रहेगा, ठीक है। फिलअप को हटा भी दूं तो भी सेंटेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में, दोनों के बीच में क्या है, किस टाइप का वर्ड लगने से ये होगा। यहाँ पे आपको कोलोकेशन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो इजीली आप फाइंड कर लोगे वे क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जो ह्यूमन हिस्ट्री पहले हिंट दिया हुआ है उसने, पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री दिया हुआ है। अब इस हिस्ट्री पीरियड इस कालखंड में क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन इज कंसिडर्ड, उसको कंसिडर कैसे किया गया, एक बहुत बड़ी बदलाव, ठीक है। बदलाव यानी टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, कहाँ पे, वर्ल्ड हिस्ट्री में। सो द लास्ट आंसर विल बी टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे आएगा टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट, फॉर ईच ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म प्रोड्यूस्ड इन हॉलीवुड। यहाँ पे पहले ही उसने हिंट दे दिया, कहाँ पे, ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म जो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे, हॉलीवुड में, ठीक है। ए यूनिक साउंड ट्रैक इज कंपोज, यूनिक यानी कि अलग से, बिल्कुल अलग तरीके से, कोई कॉपी नहीं, कोई ये नहीं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ईच, यहाँ पे वर्ड देखो ईच, हर मूवी के लिए, हर फिल्म के लिए, ठीक है। फॉर ईच, अगर सेगमेंट में भी आप इसको तोड़ोगे तो भी आपको धीरे धीरे पूरा सेंटेंस का मीनिंग पता लग जाएगा, ठीक है, गेस वर्क हो जाएगा, ठीक है। हर फिल्म के लिए हॉलीवुड में यूनिक साउंड ट्रैक कंपोज किया गया, कंपोज मतलब बनाना, ठीक है। हर फिल्म के लिए एक यूनिक साउंड ट्रैक बनाया गया, ठीक है। क्यों बनाया गया, दिस डैश दिस ये जो यूनिक साउंड ट्रैक है, दिस फ्रॉम द आइडिया दैट फिल्म्स आर नैरेटिव्स एंड म्यूजिक इज क्रूशियल फॉर कन्वेइंग देयर इमोशंस एंड मैसेजेस, ठीक है। ये इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, ये चाहिए, ये कहाँ से इनको लगा कि भाई हर मूवी के लिए अलग अलग साउंड ट्रैक होना चाहिए। इसका कारण आगे दे रहा है, देखो, फ्रॉम द आइडिया, कौन सी आइडिया था, इसके पीछे क्या आइडिया था कि हर फिल्म जो है वो नैरेटिव है, उसमें कोई साउंड नहीं होता है, डायलॉग्स होता है, ठीक है ना, नैरेटिव है। और म्यूजिक जरूरी है, क्रूशियल, म्यूजिक बहुत जरूरी है, किसके लिए, कन्वे करने के लिए। क्या कन्वे करने के लिए, जो डायलॉग्स हो रहे हैं उनके इमोशंस और उसमें छुपी हुई मैसेज को कन्वे करने के लिए म्यूजिक को साथ में चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, अपने पास क्या क्या वर्ड है, एंजॉयस, थर्स, कम्युनिकेट्स, इन कॉन्ट्रास्ट, कन्विंस, परसीव्स, स्टैंड्स, चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आइडिया कहाँ से आया, इसकी वजह क्यों आया, इसकी वजह से आया, नैरेटिव्स की वजह से आया, और किसके लिए, कन्वेइंग देयर इमोशंस एंड मैसेज, यानी कि इसके पीछे, ये जो साउंड ट्रैक के पीछे, साउंड ट्रैक को स्टार्ट करने का, यानी कि साउंड ट्रैक पीछे देने का जो शुरुआत है वो इन आइडियाज की वजह से हुआ। दैट मीन्स के उपज होना, ठीक है, उपज होना। अब यहाँ पे उपज होना या स्टार्ट्स होना, स्टार्ट कर सकते हो, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द आइडिया कर सकते हो, या दिस थॉट केम फ्रॉम द आइडिया, इस टाइप का कुछ हमें चाहिए वर्ड। एंजॉय तो नहीं हो सकता, एंजॉय क्या होगा, आप कुछ चीज देख रहे हो तो एंजॉय करोगे, थस किसी के रिजल्ट है इसलिए, या इस तरह से, इस टाइप पे जब हम बात करते हैं, ठीक है। सो दिस के बाद थस आना तो है ही नहीं। कम्युनिकेट, दिस कम्युनिकेट्स फ्रॉम द आइडिया, कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा है ये, क्योंकि स्टार्टिंग जब किया इन्होंने साउंड ट्रैक का तो कम्युनिकेशन की बात नहीं थी, एक आइडिया की उपज थी। सो इन कंट्रास्ट यहाँ पे खिलाफ में भी नहीं जाना है, कन्विंसेस भी नहीं होगा,
ठीक है, परसीव्स नहीं होगा, स्टेम्स, स्टेम्स इज द राइट वर्ड। स्टेम्स यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि देखो स्टेम हम किसको कहते हैं, पेड़ के जब हम किसी पौधे का बीज को जब हम डालते हैं, जब अंकुरित होता है उसको कहते हैं स्टेम, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। सो दिस आइडिया, ये आइडिया जो स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, जो कारण आगे बता रखा है इनके कारण इनकी, सो यहाँ पे द राइट वर्ड विल बी स्टेम्स, ये आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर ये मिला, ठीक है, गेस हुआ। उसके बाद डैश कॉमा म्यूजिक, फिर डैश है। अब इससे क्या हुआ, अब देखो जब उनको आइडिया मिल गया, आइडिया मिलने से क्या हुआ, कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, इसलिए या इस तरह से, दैट मीन्स यहाँ पर राइट वर्ड हमें क्या मिलेगा अगला, क्योंकि इसका देखो अगला सेंटेंस अगर देखोगे तो इससे जुड़ा हुआ है पहले सेंटेंस का कंटिन्यूशन में, यानी कि ये जो साउंड ट्रैक इन्होंने कंपोज करना स्टार्ट किया और फिल्मों में लगाना शुरू किया, इसलिए क्या हुआ, दैट मीन थस, ये आपका सेकंड आंसर है, ठीक है। थस म्यूजिक क्या हुआ, म्यूजिक द फिल्म स्टोरी बाय एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड एंड द इमेज। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, क्या एस्टेब्लिश किया, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, किसमें, साउंड में और इमेज में, ठीक है। अब यहां तक अगर मैं देखता हूं तो मुझे किस टाइप का वर्ड चाहिए यहाँ पे, कि ये थस हमने तो यहाँ पे कर दिया थस म्यूजिक। अब म्यूजिक का रोल क्या है, इस म्यूजिक जब लग गया उसके अंदर, तो म्यूजिक लगने से इनमें क्या हुआ, कम्युनिकेट, सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाया, किसका, स्टोरी को, फिल्म स्टोरी को, ठीक है। सो कम्युनिकेट्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कम्युनिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड इमेज। उसके बाद क्या करा, उसने इन्फ्लुएंस भी करा, किसको, हाउ द ऑडियंस। अब डायलॉग्स के साथ, इमेज के साथ जब म्यूजिक लग गया तो ऑडियंस उस फिल्म को किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से हर एक इंसान उस फिल्म को, उस स्टोरी को और उस साउंड को कैसे ले रहा है या देख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, इन कॉन्ट्रास्ट तो बनना ही नहीं, इन कॉन्ट्रास्ट में भी आप देखोगे तो आई कैपिटल में, सो ये नहीं बनेगा, ठीक है। कन्विंस होगा या परसीव होगा या चार्जेस तो बनना ही नहीं, चार्जेस तो वैसे ही कट गया, ठीक है। आपके पास रह गया कन्विंस और परसीव्स। हाउ द ऑडियंस कन्विंस द फिल्म, ऑडियंस कन्विंसेस नहीं करेगा ना, कन्विंस कौन करेगा, जिसने फिल्म बनाया उसने कन्विंस करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मेन लोग कौन है, ऑडियंस है। ऑडियंस को वो फिल्म कैसा लगा, अब वो फिल्म जिसने बनाया उसमें कैपेबिलिटी होगा ना कन्विंस करने के लिए, इसलिए कन्विंस यहाँ पे राइट वर्ड नहीं है, ये कट गया, ठीक है। रह क्या गया, परसीव्स, सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर यू, परसीव्स, यानी कि ऑडियंस उस फिल्म को उस साउंड के साथ किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो ये 5 एग्जांपल में आपने ये देखा कि हम गेस वर्क कैसे करना है और किस तरह से हम वर्ड्स को, यानी कि अगर सेंटेंस का पूरा मीनिंग भी ना पता चले तो भी हम स्पेसिफिक वर्ड्स को लेके हम उसमें से एक मीनिंग निकाल सकते हैं, और जब हम गेस करने जाएंगे तो हमारा ठीक होने के चांसेस बढ़ जाए। मेन मकसद ये है कि ठीक होने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि हम फंसते हैं वहीं पे जहाँ पे हमें गेस करना होता है, जो हमें कंफर्म है वो तो है ही है, ठीक है। सो जुड़े रहिए, आने वाले दिनों में और भी ऐसे एग्जांपल्स बनाऊंगा, जरूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। और लास्ट में वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने जो 2 बुक्स आपको स्टार्टिंग में कहा था वो फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, जस्ट रिमाइंड के लिए। इन दोनों में से कोई एक ही किताब आप अपने पास जरूर रखना, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए प्लीज़। अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर देखना। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पीटी को लेकर अगर आपको पूछना है तो मुझे ज़रूर मैसेज करिए, उसका आंसर भी मैं दूंगा और उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।